सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है ना, में अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ। ठीक है, अपने परिवार के लिए जियो, लेकिन उसके साथ साथ समाजपन का स्वभाव है। और ये देखिए, समाज है, समाज में राम के ऊपर जब लांछन लग गया तो हम आप तो एक अदना इंसान हैं। आज जिस शख्स के साथ हम मौजूद हैं वह कोई परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि आपने तमाम ऐसे पेपर में, तमाम ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको सुना होगा, जाना होगा। आज हम सर के साथ में मौजूद हैं और इनसे कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले अगर स्वदेशी जागरण मंच की हम बात करें तो स्वदेशी जागरण मंच है क्या? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस की आर्थिक शाखा है। जिस तरह से भाजपा आरएसएस का आर्थिक राजनीतिक विभाग है, उसी तरह से स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक विभाग है स्वदेशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जी। तो अगर इसके स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? देखिए, 1980 से श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जब पश्चिमी देश अपना साम्राज्यवाद फैला रहे थे और उसको हथियार बना के कुछ चीज़ें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, विश्व बैंक हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनके माध्यम से जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, उनका शोषण करना, ये उनका उद्देश्य था। और इस चीज़ को श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने भांप लिया था और वो सन 1980 से ही पूरे देश के लोगों को, चाहे वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो या अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक उनकी हो रही हो या आम लोगों से बातचीत हो रही हो, तो हमेशा इसकी चर्चा किया करते थे, लोगों को सतर्क करते थे। यहाँ तक कि भारत सरकार को भी उन्होंने चेताया था कि इसको आप स्वीकार मत करो और इससे सतर्क रहो, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस बीच में हुआ क्या कि 1986 में एक डंकेल प्रस्ताव आया, उसके माध्यम से गैट का विस्तार किया गया। डंकेल उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ के इसका विस्तार इस तरह से कर दिया कि अब जो हम बताएं ना कि अविकसित देश हों चाहे विकासशील देश हों, तो ये इनका दोहन कैसे किया जा सकता है, इनके माध्यम से खूब अच्छी तरह से वो कर सकते थे। तो उस विस्तार का विरोध करने के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारत सरकार को भी आगाह किया और कहा कि आप इसका विरोध करें, इसका समर्थन किसी कीमत पर न करें, और जन आंदोलन खड़ा किया जी। उस जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ही आपके 22 नवंबर 1991 में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की और तब से ये अनवरत आज तक काम करता चला आ रहा है। अगर संगठन की बात करें तो सर, तो संगठन बहुत सारा है, बहुत सारी पार्टियां हैं। पार्टियां और संगठन में दिल्ली आसमान का अंतर होता है, तो आपने इस संगठन को ही क्यों चुना? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, ये एक गैर राजनीतिक संगठन है। आप किसी राजनीतिक संगठन में अगर अपने को जोड़ के काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी कहीं अगर
कमजोरी भी देखी जाएगी उस संगठन की, उसमें कहीं कमी पाई जाएगी, तो आप मुखर होकर बोल नहीं सकते, वहाँ आपको दबना पड़ेगा, अपने आप को दबाना पड़ेगा। इसलिए हम गैर राजनीतिक संगठन को चुने, और चूंकि ये संगठन महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदुस्तान गांव का देश है, हिंदुस्तान गांव में बसता है। अगर गांव का विकास होगा, गांव के किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारियों का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। तो ये स्वदेशी जागरण मंच का जो उद्देश्य है, अभियान है, ये गांव के लोगों को, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इस तरह से जो जितने ये लोग हैं, इनका विकास कैसे हो, आर्थिक उन्नति कैसे हो, सांस्कृतिक उन्नति कैसे हो, इसकी चिंता स्वदेशी जागरण मंच करती है और इसके लिए बराबर प्रयासरत रहती है। जब हम देखें ना, तो इससे प्रभावित होके हम अपना मन बनाए कि इस संगठन से जुड़ के, मिल के और इसके साथ काम करना अच्छा रहेगा, और हमने जुड़ के काम करना शुरू। जी जी जी। तो सर, जैसा कि देखा जाता है कि बहुत सारे संगठन का नाम दे दिया जाता है, एनजीओ का नाम दे दिया जाता है, और कुछ जिले में, कुछ देश में जो है यह संगठन रन करती है। लेकिन अगर स्वदेशी जागरण मंच की हम बात करें तो स्वदेशी जागरण मंच जो है किन किन देशों में रन कर रहा है सर? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच तो हिंदुस्तान के लिए है, ये अपने देश के लिए ये संगठन बना है, यहाँ काम करता है। लेकिन इसका प्रभाव, कहा जाता है ना कि चारपाई एक तरफ से आप बुनते हैं और दूसरी तरफ हूबहू वही चीज़ चारपाई के दूसरे हिस्से में बन के तैयार हो जाती है स्वतः। तो इस स्वदेशी जागरण मंच के अभियान का, इसके काम करने के तरीके का, काम के जो रिजल्ट हैं, उसका निश्चित रूप से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है, और पूरा विश्व आज इस संगठन का, हमारे आरएसएस का अनुसरण कर रहा है। जी। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर इस संगठन की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हम किसी भी संगठन से अगर हम ना जुड़े हो, अगर हम उस संगठन से जुड़ गए, तो क्या इस संगठन में जाने के बाद जो है क्या प्रभाव आपके अंदर आया, क्या प्रभाव जो है दूसरों को आप देना चाहेंगे? देखिए, हम इस संगठन से जुड़ने के पहले हम किसानों के लिए काम करते थे जी। हम किसान संगठन में अखिल भारतीय किसान सभा का गाजीपुर ज़िले का मैं अध्यक्ष था जी। और उस संगठन से जुड़ के काम करता था। जितने दिन रहा, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से लोगों के साथ जुड़ा रहा, काम करता रहा। फिर स्वदेशी जागरण मंच के लोगों से हमारा संपर्क हुआ, और ये हम देखे, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किए, तो हमको लगा कि स्वदेशी जागरण मंच भी, इसका भी वही उद्देश्य है जो हम किसानों के लिए लेके चल रहे हैं। तो स्वदेशी जागरण मंच चूँकि सरकार के आज करीब है, तो स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हम सरकार को अपनी बात और बढ़िया तरीके से बता समझा सकते हैं, उसको अपनी सलाह दे सकते हैं। इस नाते हम स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ गए। भविष्य में योजनाएं क्या रहेगी? देखिए, जैसे हम बताएं ना कि स्वदेशी जागरण मंच देश की आर्थिकी उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति कैसे हो, इसकी रूपरेखा बनाती है और उसको ज़मीन पे उतारने का प्रयास करती है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों में जन जागरण करती है। आज स्वदेशी जागरण मंच एक अभियान चला रहा है, स्वावलंबी भारत का अभियान चल रहा है। उसमें हमारे देश में देखिए, आज की तारीख में 15 साल से लेके और 30 साल के अंदर
जो नौजवान हैं उनकी संख्या लगभग 37 करोड़ है जी। और सारे लोग, अब 37 करोड़ लोग ये चाहें कि हम सरकारी नौकरी पा जाएं, ये तो संभव नहीं है। संभव। तो हमारी भारत सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार आज केंद्र में काम कर रही है, ये एक योजना बनाई और इस योजना के पीछे मैं आपको बताऊं, स्वदेशी जागरण मंच का ही सलाह काम आया है। तो वो योजना बनी, सरकार भी अपना ये अभियान चला रही है स्टार्टअप का, लोकल फॉर वोकल का। तो ये सरकार अपने ढंग से इस योजना को लेके चल रही है, लेकिन हमारा आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच भी केंद्र और राज्य सरकारें जो ये योजना लेके चल रही हैं, इनके अलावे उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके अलावे अपने खुद के माध्यम से, ये अपने संगठन के माध्यम से इस योजना को लेके चल रही है। उसमें नौजवानों को स्वरोजगार कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, इसका प्रशिक्षण दिलवा रही है। बैंकों से अगर लोन की आवश्यकता है तो लोन दिलवा रही है। इन सब सारे कामों में सहयोग कर रहा है ये संगठन। तो भविष्य में तो जो आप पूछ रहे हैं कि क्या योजना है, तो अभी तो फिलहाल आगे इसी को लेके हम लोग चल रहे हैं और ये 2025 जो है आरएसएस का स्थापना दिवस का शताब्दी वर्ष है। तो संगठन का ये लक्ष्य बना हुआ है कि 2025 शताब्दी वर्ष आते आते हम देश के सभी नौजवानों को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ दें। इसी अभियान को लेके हम लोग चल रहे हैं। आप भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारा संगठन इसमें सफलता हासिल करे और हम अपने शताब्दी वर्ष जो हमारे संगठन का स्थापना दिवस है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसके आते आते हम लोग इस को सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अभी जो है हाल में संगठन के द्वारा जो है आपको जिला संयोजक का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? हमें सूचित किया गया है कि आपको स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक का दायित्व दिया गया है। गाजीपुर को आप यहाँ संगठित करके और अपने संगठन के माध्यम से कार्य करें। इसके पहले भी मैं गाजीपुर का जिला संयोजक था स्वदेशी जागरण मंच का। बीच के कुछ कार्यकाल में तबीयत खराब रहने की वजह से कुछ निजी परेशानियों के कारण मैं कुछ दिनों के लिए इस पद से अलग था। पुनः दायित्व मिला है तो प्रयास करूंगा कि जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके आदेश का 100% पालन किया जाए। तो क्या कहेंगे संगठन के लोगों के लिए जो है, जो भी संगठन से ऊपर, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है जिला संयोजक का पद हो गया, जैसे आपके जो भी संगठन के लोग देख रहे हैं उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? अब संगठन के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनको तो मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है, मैं उस पे 24 कैरेट खरा उतरने का प्रयास करूँगा और इस संगठन से ज़्यादा लोगों को जोड़ के और गाजीपुर में संगठन को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। आगे प्रयास करेंगे? जी। तो हम स्कूल में जाते हैं तो सर उस बच्चे का सपना होता है, गोल होता है, तो जिस समय आपने एक पहली कक्षा की अगर हम बात करें, पहली कक्षा में आप गए होंगे, तो सर क्या सपना था उस समय का और क्या गोल था आपका? देखिए, आप बच्चे की बात की है तो एक बात मुझे याद आ रही है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना,
उस समय उसके पास केवल सांसें होती हैं, नाम कोई नहीं होता है। और इंसान जब मरता है तो उसके पास सिर्फ नाम रहता है, सांसें नहीं रहती हैं। तो इस सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है ना, इसी को जिंदगी कहते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि जिंदगी में अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ, जिंदगी में अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हम आप इस ज़मीन पे आए हैं, पैदा हुए हैं समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, कुछ समाज के लिए जी के और देखिए, प्रयास करके देखिए, आपको जो सुखद अनुभूति होगी, जो आनंद मिलेगा, आनंद क्या, आपको परमानंद की अनुभूति होगी। तो उन बच्चों को भी और बच्चों के साथ साथ सारे लोगों को मेरा यही निवेदन होगा कि आप अपने लिए जियो, ठीक है, अपने परिवार के लिए जियो, लेकिन उसके साथ साथ समाज के लिए भी आपका कुछ दायित्व बनता है, इसका भी ध्यान रखो और समाज के लिए भी कुछ अपना समय निकालो। तो क्या आपने उस समय कभी सोचा था कि हमको जो है कभी किसी संगठन के माध्यम से काम करना है, आरएसएस के माध्यम से काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है और जिला संयोजक पद पे एक रहकर, एक बहुत बड़ी पद होती है, हमको जो है पूर्वांचल में जाना है, उस समय कभी आपने सोचा था? नहीं, देखिए, हम छात्र जीवन से ही सामाजिक कामों में दिलचस्पी लिया करते थे, तो ये मेरा बचपन का स्वभाव है। और ये देखिए, भविष्य की कल्पना इतना कोई नहीं किए रहता है, हम भी कुछ नहीं किए थे कि सपना तो है, सपना तो ये हमारा भी था कि हम समाज के लिए कुछ करें, लेकिन समाज के लिए हम स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ जाएंगे, कभी हम किसान सभा से जुड़ के काम करेंगे, ये मुझे पता नहीं था। समय और संयोग जोड़ता चला गया, मैं जुड़ के काम करता चला गया। उस समय कैसी खुशी महसूस होती होगी जिस समय हम कोई गरीब, अगर असहाय गरीब तबके के लोग आते हैं, कृपा शंकर सिंह के पास आ गए और जो है कहते हैं कि सर ऐसा है कि हमारे थाने पर सुनवाई नहीं होती है, यह जो है हमको यहाँ पर दबाया जाता है, तो लोग आते हैं आपके यहाँ, लोगों की आप मदद करते हैं, मदद करके कैसा लगता है? बहुत सुखद अनुभूति होती है। किसी का काम करने कराने के बाद एक जैसे कहे तो नहीं, गहरी सांस लेता है इंसान, उसको बड़ा इत्मीनान होता है, उसको सुखद अनुभूति होती है कि चलो मेरे द्वारा किसी गरीब का, किसी ज़रूरतमंद का काम हुआ, उसकी सेवा करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से सुखद, हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो सर, अगर किसी भी पद पे हम जाते हैं, बहुत सारे लोगों का एक, जैसे हम कहते हैं कि जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जलते भी हैं कि भाई हम आगे बढ़ गए, जो है वो कैसे आगे बढ़ गए, हम यहीं पर रहेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि आपको देख के, आपके काम को देख के अगर कुछ लोग जलते हैं और ये इस बात का आभास आपको हो जाता है कि नहीं, हमसे कुछ लोग जल रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से आंख बंद करके और इस बात को मान लीजिए कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरा रास्ता गलत नहीं है, मैं भटका नहीं हूँ, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ। ये तो समाज है, समाज में राम के ऊपर जब भगवान राम के ऊपर उंगली उठ गई, माँ सीता के ऊपर लांछन लग गया, तो हम आप तो एक अदना इंसान है, हमारी आपकी क्या औकात है। तो कुछ नहीं, पद की जहाँ तक बात है ना, देखिए, पद एक माध्यम होता है काम करने का, उस दायित्व के माध्यम से आप कहीं
समाज में या कहीं भी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करना हो, वहाँ जाके किसी का काम करना कराना हो, अपनी बात कहनी हो, तो एक पद माध्यम हो जाता है। नहीं तो पद कोई बहुत मायने नहीं रखता है। आप के दिल में अगर सेवा भाव है तो आप बिना पद के भी सेवा कर सकते हैं। आपकी बात सारे लोग सुनेंगे, कौन नहीं सुनेगा। अगर आप सच्चे हैं, सही बात रख रहे हैं तो सारे लोग सुनेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।